हमारे देवी देवता हैं, उनके ऊपर अभद्र भाषा या अपशब्द बोलने का क्या सेंस बनता है? सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि आप एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। अब उसमें आप इतना कमा लेते हैं कि रोज 1000-2000 लोगों को पिज्जा, बर्गर, बिरयानी और क्या-क्या खिलाते हैं और रोज शाम को आते हैं। प्रोटेस्ट पीक पे पहुंचने वाला होता है और हो रहा होता है, तो अब्दुल और जुनैद बीच में घुस जाते हैं और अपना एक नैरेटिव फेरने लग जाते हैं। फिर वो बोलने लग जाते हैं इस्लाम खतरे में है। सोनाक्षी सिन्हा वो भी ऐसे रटा-रटाया कुछ बोलने लग जाती है। अरे भैया पहले समझो तो। और उसमें उन्होंने कहा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है या डायरेक्टली नहीं बोला अभद्र भाषा पर जो भी बोला है उसको मैं माफ़ करता हूँ। देखिए उनकी ग्रेटनेस यही गालियाँ अरविंद केजरीवाल या स्टालिन या ममता बनर्जी या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इनको पड़ी होती, अखिलेश यादव। तो मैं आपको बता रही हूँ और ये मैं लिख के दे सकती हूँ, सारे बच्चे अभी जेल में हैं। नमस्कार। मैंने बहुत ज़्यादा इस सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा और बहुत ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट लिया, तो मैंने कहा क्यों ना अब इसको मैं एक पूरा कंपाइल करती हूँ और फिर आप लोगों को देती हूँ। तो ये एक सैटायर पार्टी की कहानी है और ये ऐसे बनी कि देखते-देखते पूरे देश की सबसे बड़ी जेन ज़ी मूवमेंट हो गई। इसने बहुत सारी चीज़ें करी, हम बात करेंगे कि उस प्रोटेस्ट की जिसने एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, जिसमें बच्चे गालियाँ दे रहे हैं और पत्थर भी चल रहे थे। एक आदमी खाना बाँट रहा है, फिर रो रहा है और जब पुलिस पकड़ लेती है तो प्रोटेस्टर्स की चीखें निकलती हैं, उनके माँ-बाप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये तुम क्या कर रही हो? मतलब शुरू से आखिर तक की हम बात करेंगे। तो चलो करते हैं हम कैसे और कब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सीजेआई सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो गलत बात है, उन्होंने लॉयर्स के लिए कुछ बात बोली थी, कॉकरोचेस बोल दिया। अगले दिन 16 मई को अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। वॉइस ऑफ द लेज़ी अनएम्प्लॉयड कह के उसने एक पार्टी बनाई। कुछ हफ्तों बाद ये नीट का पेपर लीक भी स्कैंडल से जुड़ गया। एग्जाम कैंसिल हुआ था, स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो 6 जून को ये शुरू हो जाता है और ये डिमांड आती है कि आप बस धर्मेंद्र प्रधान का हमें रेजिग्नेशन दीजिए। वांगचुक भी इस हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। 2 बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे
कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। वो अपने उस पे बैठे हैं, उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बताऊँगी। बट वांगचुक जी ने तो फिर तोड़ भी दिया अपना, बच्चे गालियाँ देते हैं, पत्थर मारते हैं। 20 और 21 जुलाई को चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल जाती। स्टेज टेंट्स हटाए गए, प्रोटेस्टर्स वापस आए, पुलिस से भिड़ गए, स्टोन पेल्टिंग शुरू करी। 118 से भी ज़्यादा पुलिस कर्मी घायल हुए। 15 से 20 व्हीकल्स डैमेज हुई और 60-70 बच्चों ने मिलके, लोगों ने मिलके, कई लोग तो इसमें कोई नाचने वाली है हरियाणा में, उसने भी कुछ बोल दिया, तो कोई अपनी यहाँ पे रोटियाँ सेक रहे थे, सबको यहाँ पे अपना रील बना-बना के डालनी थी। और मोदी जी के खिलाफ जो अब्यूसिव स्लोगन्स वाले क्लिप थे, वो इतने वायरल हुए, इसमें कुछ माइनर्स भी शामिल थे और ये प्रोटेस्ट पता नहीं कहाँ चले गया और इतनी गंदी गालियाँ जो भाषाओं का प्रयोग हुआ। इसमें एक बात ये है कि मुझे कहाँ से लगता है कि ये प्रोटेस्ट सच्ची में नीट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, उनके लिए कोई इनके मन में कोई एम्पैथी नहीं थी, सिम्पैथी नहीं थी, ना कोई केयर था। क्योंकि ये गालियाँ तो दे ही रहे थे प्रधानमंत्री को और साथ में जिस तरीके से पत्थर वगैरह पत्थरबाज़ी कर रहे थे, ये सनातन धर्म के भी लिए बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल रहे थे। और मुझे कहीं न कहीं लगा कि नीट के एग्ज़ाम से सनातन धर्म की जो हमारे देवी-देवता हैं, उनके ऊपर अभद्र भाषा या अपशब्द बोलने का क्या सेंस बनता है। ये पता नहीं मुझे क्या हुआ, कुणाल कामरा आते हैं यहाँ पे और देखिए क्या बोल रहे हैं वो। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जी हाँ, वो बोल रहे हैं कि सीता का जो पति है राम, मतलब वो श्री राम नहीं बोल रहे, ना वो ये उनको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी सीता के पति हैं जो राम। तो क्या जब इनकी मदर को कोई मिलता है या इनके फादर को मिलता है तो वो ये बोलते हैं कि कुणाल कामरा की माँ का जो पति है, कि इनके फादर का नाम भी है कि नहीं है? पर इनको सनातन धर्म के बारे में हिंदू से रिलेटेड किसी भी चीज़ से इनको इतनी नफ़रत है और सबसे दुखद बात ये है कि ये हिंदू हैं ये लोग और ये लोग ये करते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम जुन्ने पे, जो खाना बाँटना शुरू करते हैं, वो जो खाना बाँटना शुरू करते हैं और पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ करते हैं। इन्होंने एक कम्युनिटी किचन चलाई, फ्री में खाना-पानी दिया, इंसानियत की मिसाल बन गए, लोग इनकी तारीफ़ कर देखो मुसलमान ये कितना अच्छा है। बाद में उसने दावा किया कि हॉस्पिटल से लौटते वक़्त उसे ब्लाइंडफोल्ड कर डिटेन कर दिया और अब उसकी फैमिली से पूछ रहे हैं। ये वीडियो भी वायरल हुआ। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर लोग ये जानना चाहते हैं कि जुनैद कहाँ हैं? जुनैद की क्या स्थिति है? जुनैद के साथ क्या हुआ जिसकी वजह से वो कल जो सेलिब्रेशन हुआ, कल जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसमें क्यों नहीं शामिल हो पाए? जुनैद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इन सब मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, इनके परिवार के साथ क्या हुआ, सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। जुनैद, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपके परिवार के साथ क्या हुआ? वही परसों शाम में पिताजी खाना खा रहे थे, तो उनको उठाकर लेके गए, देर रात छोड़ दिया, अगले दिन फिर से उनको उठा लिया। और पहले भी मैंने बताया था कि पासबुक वगैरह और आधार कार्ड जब्त कर लिए सबके। और उसके बाद जो है उनको मेरे बहन है, मेरठ में रहती है, उनके ससुर उनके घर गए और उनके ससुर और उनको वो उठा लिया था, देवर को। हालांकि फिर छोड़ दिया और मैं भी सुरक्षित हूँ अभी। सब लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कहाँ है, तो मैं भी सुरक्षित हूँ अभी, सब ठीक है। जुनैद, आपको और आपके पूरे परिवार को क्यों परेशान किया जा रहा है?
हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले का शून्य है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पूरे परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मेरी बहन का, जहाँ उनके घर गए, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उनके घर वालों का कोई शून्य है। सिर्फ इसीलिए कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बन रही है। और कुछ लोग चाहते हैं कि ये एकता ना बने, क्योंकि इससे उनको दिक्कत होती है। इससे जो उनकी जो राजनीति है उसको दिक्कत होती है। आपके लिए कितना वो तकलीफ दे लम्हा है कि जब वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था, लोग खुशियाँ मना रहे थे, तब आप जंतर मंतर पर मौजूद नहीं थे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं स्वयं चाहता था वहाँ मौजूद रहूँ, लेकिन किसी कारणवश से नहीं रह पाया। वो उसका मुझे दुःख है। अब बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे हैं, जहाँ जो हम वहाँ पर मिले हैं, जीवन भर शायद ही उनसे मिल पाएँ, शायद ही कभी बात हो पाए। हाँ, लास्ट मोमेंट पे तो कम से कम होना चाहिए था, जीत की खुशी में शामिल होना अच्छा लगता। कितने लोगों के साथ उनके साथ संबंध बने और वो शायद कभी जीवन में मुझे मिल भी ना पाएँ। अब ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छा हुआ, छात्र-छात्राओं का संघर्ष कामयाब हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक काउंटर नैरेटिव भी है जो इसकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाता है। हम दोनों तरफ बात रखें। फाइनल जजमेंट हम नहीं देंगे। ये 2 तरफ की बात है। एक तो जुनैद से अरेस्ट हुआ जब, तो उनसे पूछा गया कि आप एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। अब उसमें आप इतना कमा लेते हैं कि रोज़ 1000-2000 लोगों को पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी और क्या-क्या खिलाते हैं और रोज़ शाम को आते हैं और शाम का डिनर आप देते हैं। ये मैं एक प्रखर श्रीवास्तव जी हैं, जर्नलिस्ट हैं डीडी न्यूज़ में। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, उसको मुसलमान शुरू नहीं करता। हमारे देश में मुसलमान शुरू नहीं करता, वो अपने पैसे नहीं खर्च करता, कोई प्लानिंग नहीं करता। पर जब प्रोटेस्ट पीक पे पहुँचने वाला होता है और हो रहा होता है, तो अब्दुल और जुनैद बीच में घुस जाते हैं और अपना एक नैरेटिव छेड़ने लग जाते हैं। फिर वो बोलने लग जाते हैं इस्लाम खतरे में है, तो आप फिर इधर से उमर अब्दुल्ला भी आ गए, उनके एमपीज़ भी आ गए और बोलने लगे 370 की एब्रोगेशन जो हुई है, 35A की आर्टिकल 35A की जो एब्रोगेशन हुई है, उसको भी हटाओ। ये प्रोटेस्ट कहाँ से कहाँ और नीट के स्टूडेंट्स के बारे में तो ये सब भूल गए। और जब इनको अरेस्ट किया जाता है, तो देखिए इनकी कैसे चीखें निकलती हैं और रोते कैसे हैं ये लोग। कम से कम ये तो होता कि एक बार कम से कम उनसे हाथ मिला लेते, उनसे 2 शब्द कह लेते या उनके 2 शब्द सुन लेते। आदमी जानवर भी रखता है तो घर में, उसके साथ भी उससे मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर भी मानव जाति है। हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, कोई हिंदू या किसी उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन एक रिश्ता तो कायम हुआ है। और सच आपको में लग रहा है वो रिश्ता क्या टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा है हमारा। लेकिन दिल क्यों टूट रहा है ये? हम ये अफसोस रहेगा कि मतलब अब जीवन में वो लोग शायद ही कभी मिल पाए, और हम उनके साथ होते तो हमसे शेयर करते, 1-2 बात वो हमें बोलते, हम उनको बोलते। लेकिन मैं खुश हूँ, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो चीज़ प्राप्त हो गई। बाकी ईश्वर जो करता है। कभी ना मिल पाए ये कैसे सोच रहे हो? हम उनके नंबर नहीं है बहुत सारों के हमारे पास, उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं है। जुनैद का तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसे रो रहे हैं। हर बात पे रोते हैं ये लोग। पहले बोलते हैं, फिर ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं और इन लोगों को विक्टिम कार्ड का और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें कूद पड़ते हैं कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। जी हाँ, शबाना आज़मी यहाँ आई। ये नसीरुद्दीन शाह की आप वीडियो देखिए, ये लीजिए, ये भी देखिए आप। जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। सब याद रखा जाएगा। वैसे भूले तो हम भी नहीं है तुम्हारे चाटुकार परदादा जन किशन खान को। तुम्हारा चाटुकार ब्रिटिशर्स के तलवे चाटने वाला परदादा, जिसने 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जैसे सेनानियों के पीठ में खंजर भोंका था और ब्रिटिशर्स के तलवे चाटे थे। किस लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से पेंशन के लिए। तुम्हारा नमक हराम परदादा जो ब्रिटिशर्स को इंटेलिजेंस इन्फो लीक करता था छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए। तो अपनी जाहिल नस्ल को तुम भूल गए क्या? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई तलवे चाट कर पब्लिक के, भारत के लोगों के थोड़े आए हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुन कर आए हैं। फिर आती हैं सोनाक्षी सिन्हा, वो भी ऐसे रटा रटाया कुछ बोलने लग जाती हैं। भाई आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो बट जेन जी इज द आर्ट। मैं पता है बहुत हल्के में लेती थी जेन जी को। मैं क्या है 4 घंटे काम करते हैं, थक जाते हैं, कुछ नहीं होगा इनसे उसके लिए
नेवर अगेन। सल्यूट, सल्यूट। अरे भैया पहले समझो तो कि ये वो नीट के स्टूडेंट्स का तो ये प्रोटेस्ट रहा ही नहीं, ये पूरा जो जुलूस निकला, ये नीट के स्टूडेंट्स तो कहीं गुम ही गए। इसमें ये एक्टर बी ग्रेड एक्टर एक्ट्रेसेस घुस गए और इसमें खूब ज़्यादा इसमें गंदगी फैलाने लग गए। अब हम आते हैं कि क्रैकडाउन हुआ। जी हाँ, तो चीखें सुनी, जैसी वर्ड डज़न्स डिटेन हुए, फुटेज में स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स कैमरा के सामने रोते हुए दिखे। इस इमोशनल विजुअल्स ने पब्लिक की सिंपैथी का नया वेव खड़ा कर दिया और बोला दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट। अब ये तो हो गया, पर जो ये बोल रहे थे कि ये नीट का प्रोटेस्ट है नहीं, ये तो एक बेसिकली ये लोग बार-बार एक चीज़ बोलते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये यही बोलते रहते हैं सारी बारी। जेन ज़ी, इंडिया की जेन ज़ी, इंडिया की जेन ज़ी जो है वो नेपाल और बांग्लादेश में जैसे बाहर निकले थे, प्रोटेस्ट किया था, ये भी यहाँ निकल जाएँगे और प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सीट से हटवा देंगे, ये सब ये लोग शुरू कर देते हैं। अब हो जाता है ये पूरा जो जेन ज़ी है, या ये प्रोटेस्ट है, ये हेवायर तो हो गया। हुआ हेवायर और 25 जुलाई को प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। सीजेपी की डिमांड पूरी हुई, पेपर लीक का प्रोब होएगा, फैमिलीज़ को कॉम्पेंसेशन मिलेंगे जिनके बच्चों ने सुसाइड कमिट करे हैं। प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट इल्लीगल एक्शन नहीं होगा सॉरी लीगल एक्शन नहीं होगा। एक सीजीआई के कमेंट से शुरू हुआ, नीड से जुड़ गया। ये पूरा एक सटायर ही है मेरे को तो लग रहा है। फिर वायलेंस कंट्रीब्यूशन हुई, इमोशन से गुज़रा ये और इंडिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट में ये एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन गया। अब असली सवाल ये है कि जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है, तो क्या कंट्रोल में रहता है? ये मोमेंट कंट्रोल में नहीं रहा, स्टोन पेल्टिंग हुई और पुलिस वालों पे अटैक करा। मैंने जैसे कहा 112 से 118 जो पुलिस वाले थे, वो इंजर्ड हुए और अब ये कह रहे हैं, अब ये लड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो एफआईआर लगाई हैं लोगों पे एफआरआई वो लगाई हैं, उनको हटाओ। अब आप मेरे को एक बात बताओ, उनको कैसे हटाएँगे? ये तो पूरा कोर्ट का प्रोसीजर होगा। दूसरी बात ये गवर्नमेंट तो किसी के ऊपर भी केस नहीं कर रही है, पर हम एज़ एन इंडिविजुअल अगर किसी के ऊपर केस करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए इतनी अभद्र भाषा यूज़ करी, तो ये लोगों को नाराज़गी होने लग जाती है। तो चलिए अब देखिए आपको मैं वीडियोज़ दिखा रही हूँ, इसमें खूब सारी अब देखिए रोना-धोना शुरू है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है, बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले हैं इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे। और उन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा वो किया, मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। और इसके बाद अब आप देखिए प्रधानमंत्री जी की ग्रेटनेस को। पहले भी वो आए, उन्होंने कितनी स्वीटली, उन्होंने कोई ऐसे नहीं करा कि मुझे ऐसे फ़ोन रख के दो तो मैं ऐसे लोगों से अब बात करूँगा। वो हमेशा लोगों से अपनी एक कनेक्शन बनाए रखते हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई, रील बनाई और उन्होंने वो पोस्ट करी और कितने मिलियन लोगों ने देखी और मैसेज प्रधानमंत्री का सब मतलब कुछ पहुँचा सब लोगों को। और फिर उसके बाद अब
मोदी जी ने एक और रील बनाई। जी हाँ, एक और रील बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है या डायरेक्टली नहीं बोला अभद्र भाषा पर जो भी बोला है, उसको मैं माफ़ करता हूँ। तो देखिए उनकी ग्रेटनेस। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी-भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। और मैं एक बात बता दूं, अगर यही गालियां अरविंद केजरीवाल या स्टालिन या ममता बनर्जी या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनको पड़ी होती, अखिलेश यादव, तो मैं आपको बता रही हूँ और ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ये सारे बच्चे अभी जेल में होते। एफआईआर होते ही सारे बच्चे जेल में होते और कोई एफआईआर इनके ऊपर से हटती नहीं। और जेल में कहाँ होते? अगर राहुल की सरकार केरला में है, तो दिल्ली के बच्चे केरला में होते। अरविंद केजरीवाल जिन बच्चों के ऊपर एफआईआर करते वो पंजाब में जेल में होते और अखिलेश उनको तमिलनाडु भेज देते। मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता और बच्चों को माफी नहीं मिलती। पंजाब में एक सेकंड सर, प्लीज पंजाब में पेपर सर रुकिए पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं, आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। रिजाइन मांगोगे? क्या रिजाइन होना चाहिए? आप उनसे रिजाइन मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? अब आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताओ जस्टिफाइड था या कंट्रोल से बाहर हुआ प्रोटेस्ट। आपको क्या लगता है कि ये नीट का प्रोटेस्ट था? आपको लगता है? और अगर आपको लगता है कि ये नीट का प्रोटेस्ट था, तो वो भी नीचे लिखिए, अपने कमेंट दीजिए। मैं भी उसका आपको जवाब दूंगी और सारे तथ्यों के साथ ही बात कर रही हूँ, तो आप ये जरूर देखिए। नमस्कार।